दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से ऐसा क्या कहा कि गजा की जंग पर लग गया फुल स्टॉप का प्रेशर। इसराइल की पार्लियामेंट टूटेगी या नेतन्याहू की कुर्सी। आज की मीटिंग में सब कुछ हो जाएगा डिसाइड। अमेरिका का नया और चौंका देने वाला फॉर्मूला। कहा फिलिस्तीन की अलग रियासत जरूर बने लेकिन वेस्ट बैंक की जमीन पर नहीं। तो फिर कहां बताई फिलिस्तीनियों की जमीन। जॉर्डन और लेबनान ने किस प्लान पर कहा नॉट ऑन अवर लैंड। फिलिस्तीन के लिए उठाई एक साथ आवाज। ईरान ने दे डाली नई न्यूक्लियर वार्निंग। कहा आईएईए ने उठाया कदम तो तेहरान भी बदल देगा अपना रवैया। क्या ये बॉम्ब बनाने का है इशारा। और यमन का बेन गुरियन पर फिर से मिसाइल हमला। इसराइल के आसमान में फिर मचाई हलचल। चलिए शुरुआत करते हैं शो की। और जितनी थी हेडलाइंस उससे ज्यादा होंगी खबरें। पहली 2-3 बड़ी खबरें होंगी, उसके बाद और भी बड़ी खबरें हैं, लेकिन पहली 2 खबरें नेतन्याहू की मुश्किल से जुड़ी हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को शायद नजर आ गया है कि इसराइल की फौज गजा में जंग जीत नहीं पाएगी। हाँ, और तबाही मचाने पर या और तबाही मचने पर इसराइल के साथ साथ अमेरिका की भी थू-थू जरूर हो जाएगी। इसीलिए ट्रंप ने नेतन्याहू को गजा के साथ साथ ईरान को लेकर भी एक बड़ी वार्निंग दे दी है। ये वार्निंग एक तरफ जंग बंद करने से जुड़ी है तो दूसरी तरफ नई जंग शुरू न करने से रिलेटेड है। ये खबर थोड़ी डिटेल में है, ये बहुत अहम है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को एक साफ पैगाम है कि गजा की जंग अब थका चुकी है। हेडलाइन देख लीजिए इजरायली अखबारों की। गजा की जंग अब थका चुकी है, इसे खत्म करो, यह हुक्म दिया गया है ट्रंप की तरफ से। यानी ट्रंप अब नेतन्याहू पर प्रेशर डाल रहे हैं कि सीज फायर करो और आगे चलकर इसे एक मुकम्मल जंगबंदी की शक्ल दो। ट्रंप ने यह बात मंडे की रात, पीर की रात कही थी, हमारे यहां मंगल लग चुका था। नेतन्याहू से कही थी यह बात ट्रंप ने। अब इस बातचीत की डिटेल्स बुध और मंगल में जाकर हल्के हल्के बाहर आ रही हैं। इसराइली मीडिया आउटलेट N12 के मुताबिक अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर कहा कि गजा की जंग खत्म करो, फौरन खत्म करो, और ईरान पर स्ट्राइक का ऑप्शन भूल जाओ, ये तुम्हारे लिफाफे की बात नहीं है। इसराइली अखबारों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टेडली नेतन्याहू से कहा कि मैं चाहता हूं, ट्रंप के लफ्ज़ है, मैं चाहता हूं कि तुम जंग खत्म करो। ये सिर्फ विटकॉफ डील का सवाल नहीं है, बस अब ये जंग खत्म कर दो, ये जंग अब खुद को थका चुकी है। ट्रंप क्या कह रहे हैं, अमेरिका भाव क्या है। दोस्तों, इसराइली मीडिया आउटलेट N12 के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा कि जंग खत्म करने से ईरान और सऊदी अरब के साथ नेगोशिएशंस में भी मदद मिलेगी। यानी ईरान से भी बात हो जाएगी, अच्छी डील हो जाएगी न्यूक्लियर, और सऊदी अरब से इसराइल के ताल्लुकात वसी हो जाएंगे। ईरान के हवाले से ट्रंप ने कहा कि मैं अभी भी ईरान के साथ डील करने की उम्मीद रखता हूं। हाँ, उनका रिस्पांस बुरा होगा, यानी उनका जवाब बुरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं जो दरवाजा बंद कर दे। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि बुरा जवाब भी ईरान का आया तो बातचीत हो जाएगी, कोई बात नहीं। कल ही ट्रंप ने तस्दीक की थी कि उन्होंने मंडे को नेतन्याहू से बात की थी और उनका कहना था कि मैं मौत और तबाही से बचने की कोशिश कर रहा हूं, यानी ईरान पर हमला भी नहीं करना चाहता। ये कॉल एक ऐसे वक्त हुई जब गजा में जंग 19 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही है और इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल पर बढ़ता जा रहा है। ट्रंप को भी ये समझ आ रहा है कि गजा की जंग का कोई सिरा नहीं है और अमेरिका से भारी गोला बारूद मिलने के बाद भी 19 महीने में जो इसराइली फौज एक रेजिस्टेंस मूवमेंट से नहीं जीत पाई, अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाई, वो ईरान का क्या उखाड़ लेगी। इसीलिए ट्रंप भी नेतन्याहू के प्लान के तहत ईरान के साथ उलझने से बचना चाह रहे हैं। बढ़ते आगे, अब नेतन्याहू की मुश्किल से जुड़ी दूसरी खबर भी सुन लीजिए, जिसमें उसकी कुर्सी जाने का खतरा साफ नजर आ रहा है। बहुतों को नहीं आएगा, जा भी सकती है, ये नहीं कह रहे कि जाएगी। इसराइल में सियासी हंगामा तेज हो चला है। अपोजिशन लीडर्स केनेसेट तोड़ने यानी नेतन्याहू की हुकूमत को गिराने के बिल पर आखिरी फैसले के लिए आज मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। बड़ी अहम मीटिंग चल रही है तेल अवीव में। इसराइली अपोजिशन पार्टीज के लीडर आज सुबह से एक क्रूशियल मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें तय किया जाएगा कि केनेसेट, जो इसराइली पार्लियामेंट है, उसको तोड़ने का बिल ऑफिशियली सबमिट किया जाए या नहीं, क्योंकि बिल सबमिट होगा तो फिर वोटिंग होगी उस पर। सिचुएशन क्या है वो समझिए।
अगर ये बिल फेल हो जाता है तो अगले 6 महीने तक दोबारा ऐसा बिल लाया नहीं जा सकता नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ, यानी वो सेफ रहेगी। यिस्राएल बेतनून नाम की सियासी पार्टी के चीफ है एविगेडोर लिबरमैन। ये चाहते हैं कि वोटिंग हो, चाहे उन्हें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी शास का सपोर्ट मिले या नहीं। शास पार्टी पर्दापोश तौर पर वोट को डिले करने की कोशिश में है, क्योंकि अगर वोट पास हो गया तो नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। शास पार्टी नेतन्याहू पर प्रेशर डालकर बस अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को फौज में भर्ती करने के कानून को वापस करवाना चाहती है। वो ये कहते हैं कि भाई वो नाचते हैं, झूमते हैं, वो इबादत करते हैं, उन्हें हमेशा से फौज में जाने से छूट मिली थी, आपने क्यों इस जंग में उन्हें जाने की वो जो है कानून पास कर दिया, वो वापस लो। अब नंबर गेम क्या है समझिए। नेतन्याहू की हुकूमत के पास अभी भी 120 में से 68 सीटें हैं, तो सरकार बनाए रखने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर शास पार्टी और यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म, जिसे यूटीजे कहते हैं, दोनों अपोजिशन के साथ मिलकर वोट करती हैं तो बिल पास हो सकता है और नेतन्याहू के लिए मुश्किल। दोस्तों, आज की मीटिंग वक्त से पहले हो सकने वाले इलेक्शंस के रुख का फैसला तय करेगी और नेतन्याहू की कुर्सी पर आज ही सवाल भी उठ सकता है। उठ सकता है, उठेगा, दो लफ्ज हैं। उठ सकता है, मे बी, माइट भी, हो भी सकता है, नहीं। हम बढ़ते आगे। अब एक बेशर्मी भरी खबर सुनिए जिसमें हक और हुकूक की बात करने वाले दूसरों का हक मारकर उन्हें फकीरों की तरह तेरे मेरे दर की ठोकरें खाने का मशवरा दे रहे हैं। अमेरिका का नया पैगाम है, सुन लीजिए। कहा है फलस्तीनी रियासत वेस्ट बैंक में नहीं बनेगी, इसके लिए मुस्लिम मुल्क अपनी जमीन दें। मतलब ईंट भट्टे में ईंट नहीं बनेगी, ईंट को आंच पर पकाना है तो उसे फ्रिज में ठंडे ठंडे में डाल दो, अपनी जगह उसे फ्रिज में ढूंढनी होगी। क्या बात है यार, क्या चंडूगाना लगा रखा है। दोस्तों, आगे खबर बताऊं उससे पहले एक अपील है, हर तरह के नशे से बचिए, खासकर सस्ते नशे से ज़रूर बचिए, वरना मुंह से मुंह जैसी बातें नहीं निकलती, कुछ बदबूदार आइटम निकलने लगता है, जो इस बात की तस्दीक होता है कि दिमाग को नशे ने चाट लिया है। खैर, खबर पर आ जाते हैं, खबर का रुख करते हैं। अमेरिका के एम्बेसडर टू इसराइल, यानी इसराइल में बैठने वाला अमेरिका का एम्बेसडर जनाब माइक हकबी, हकबी नहीं है, माइक हकबी, इन्होंने ट्यूसडे को एक इंटरव्यू दिया रात में कि, और इस इंटरव्यू में क्या कहा कि वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम, यानी वो हिस्सा जो फलस्तीनियों के हक में, ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में फलस्तीनी स्टेट बनाना, फलस्तीनी रियासत बनाना अब अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा नहीं, ये हकबी कह रहे हैं। ब्लूमबर्ग को दिया है इंटरव्यू और माइक हकबी ने उस इंटरव्यू में कहा कि जब तक कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं आती तब तक इस वक्त के कल्चर के हिसाब से तो रियासत के लिए जगह ही नहीं है। हकबी ने यह भी कहा कि शायद ये तब्दीलियां हमारी जिंदगी में ना हो पाए, हम अपने जिंदा रहते ना देख पाए, यानी हमारे जिंदा रहते तो वेस्ट बैंक में फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। और जब उनसे पूछा गया कि फलस्तीनी स्टेट अगर बनेगी तो कहां बनेगी, तो हकबी ने जो कहा वो जरा सुन लीजिए। बिना सिर पैर का बयान दोबारा उसने दोहराया जो कुछ इस्राएली लीडर्स बोल चुके हैं कि क्या ये रियासत वेस्ट बैंक में होनी जरूरी है, क्या ये कहीं और नहीं हो सकती। उसने सऊदी अरब का नाम लेते हुए बाकायदा कहा कि मैं किसी ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर रहा, सब ऑप्शन है, हर ऑप्शन टेबल पर होना चाहिए। फिर हकबी ने एक और कंट्रोवर्शियल बात कह दी। वो बोलता है कि मुस्लिमों के कंट्रोल वाली कंट्रीज के पास इसराइल के मुकाबले में 644 गुना ज्यादा जमीन है। जब लोग कहते हैं कि इसराइल को कुछ जमीन देना चाहिए तो सोचना पड़ता है क्यों, उसके पास तो जमीन नहीं है। जब बाकी मुस्लिम मुल्क इतनी जमीन रखते हैं तो क्या वो कुछ इंतजाम नहीं कर सकते फलस्तीनियों के लिए। दोस्त, ऐसे तो अमेरिका के पास भी बहुत जमीन खाली पड़ी है, तो वहां से इमिग्रेंट्स को भगाने के लिए ट्रंप ने फौज को क्यों लगा दिया है। उन्हें खाली जगह पर बसाकर अमेरिका के अंदर ही उनका एक अलग मुल्क बना देना चाहिए, जो आप मशवरा सऊदी अरब या किसी को दे रहे हैं फलस्तीनियों के लिए, है मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ये बयानात सिर्फ फलस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि जॉर्डन और इजिप्ट जैसे हमसाया मुल्कों के लिए भी इंतहाई परेशानी का सबब है, क्योंकि वो पहले से ही इस बात पर खौफ जता चुके हैं कि इसराइल
غزہ اور ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کو فورسبلی طاقت کے دم پر ان کی سرحدوں میں یعنی ایجپٹ اور جارڈن میں دھکیل دینا چاہتا ہے، جس کے لیے یہ راضی نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، فلسطین کے آس پاس کے دو ملکوں کی بات کرتے ہیں، جارڈن اور لیبنان، دونوں ہمسایہ ہیں، سرحدیں ملتی ہیں۔ ان دونوں نے فلسطین کے لیے دو ریاستی حل کی آواز اٹھاتے ہوئے زبردستی بے دخلیوں کو رد کر دیا ہے۔ جارڈن کے کنگ عبداللہ اور لیبنان کے پریزیڈنٹ جوزف عون نے ملاقات میں فلسطین کے لیے 2 اسٹیٹ سولوشن کی پرزور حمایت کی۔ عبداللہ اور عون ملے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی کل رات۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینیوں کو زبردستی جارڈن یا لیبنان بھیجنے کی کسی بھی پلان کو ریجیکٹ کر دیا۔ جوزف عون نے ٹیررزم اور اسمگلنگ کے خلاف سیکیورٹی کوآپریشن مزید مضبوط بنانے پر بھی زور دیا۔ جارڈن کے باسمان پیلس میں ہوئی ملاقات میں علاقائی حالات اور تعلقات بہتر بنانے کے طریقوں پر بھی بات ہوئی۔ دونوں ممالک نے ایک ہائی لیول کوارڈینیشن سسٹم بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد امن، اسٹیبلٹی اور فلسطین کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ بڑھتے آگے، غزہ میں اسرائیلی فوج کا قتل عام جاری ہے۔ ایک دن میں 70 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ جو لوگ مدد کا سامان لینے آئے تھے ان کے اوپر بھی گولیاں برسائی گئیں۔ یہ غزہ کی روز کی حقیقت ہے۔ اسرائیلی فوج نے منگل کی صبح سے اب تک غزہ کے مختلف علاقوں میں 70 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، جس میں بھوک سے تنگ لوگ، ٹینٹس یعنی خیموں میں رہنے والے بے گھر لوگ اور ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہیں۔ یہ انفارمیشن الجزیرہ کو غزہ کے میڈیکل سورسز نے دی ہے۔ سب سے افسوسناک واقعہ ہوا نیٹزیرم کیریڈور کے پاس، جہاں لوگ صرف کچھ کھانے کا سامان لینے آئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے وہاں پر فائرنگ کر دی، ان لوگوں کو گولیاں کھلا دیں جنہیں روٹیاں نہ مل سکیں۔ کم از کم 20 لوگ شہید ہو گئے، جس میں ایک 12 سال کا بچہ بھی شامل تھا۔ یہ جگہ امریکہ جو ایڈ سینٹر چلا رہا ہے اس کے قریب ہی تھی، جہاں پہلے بھی کنٹروورشل اٹیکس ہو چکے ہیں۔ یہ غزہ کی روز کی کہانی بن چکا ہے۔ UN کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایک جال ہے موت کا، لوگوں کو مدد کے نام پر بلا کر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اب بات ایران کی۔ ایران نے جو کھلا اعلان کیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA کوئی بھی اینٹی ایران ریزولوشن پاس کرتی ہے، ایران کے خلاف کوئی ریزولوشن پاس کرتی ہے، تو اس کے پاس معقول جواب تیار ہے۔ فارن منسٹری آف ایران کے اسپوکس پرسن ہے اسماعیل باغی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اینٹی ایران ریزولوشن پاس ہوتا ہے تو ہم نے اپنے جواب کے لیے ساری تیاری کر لی ہے۔ یہ جواب لکھت والا نہیں ہے، یہ دوسرے جواب کی دھمکی ہے۔ IAEA رپورٹ پر ایران کا غصہ ہے، وہ صاف دکھ رہا ہے۔ باغی نے IAEA کی چیف کی حال ہی کی رپورٹ کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران نے 3 انڈکلیئرڈ سائٹس پر اپنی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کا اظہار نہیں کیا، اور ایران کے پاس 60% انرچڈ یورینیم کا ذخیرہ ہے، سٹاک پائل ہے، جو خطرے کے لیول تک پہنچ گیا ہے، جس سے بم بن سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پریشر ٹیکٹکس ہیں، الزامات ہیں، اور اگر IAEA کوئی ریزولوشن لاتا ہے تو تہران بھی رویہ بدلے گا۔ اس رویہ بدلنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے دوستو؟ کیا ایران پھر ضد پر اڑ کر نیوکلیئر بم بنائے گا؟ دوستو، صاف ہے کہ ایک بار پھر ایران اور ویسٹ کے درمیان نیوکلیئر ٹینشنز گیئر لے رہی ہیں، جس کا اثر پورے مڈل ایسٹ پر پڑ سکتا ہے۔ اب یمن کی خبر۔ یمن نے ایک بار پھر سے بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور اسرائیل کے حیفا پورٹ پر بھی اب آگے دھمکی دی ہے کہ ہم حملے کریں گے۔ ہوتھیز کی یمنی آرم فورسز نے کل دیر رات اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ کو فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل سے نشانہ بنایا۔ YAF کے اسپوکس پرسن یحییٰ ساری نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایک اور ذوالفقار میزائل بھی ایئرپورٹ پر فائر کی۔ دونوں میزائلوں نے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے دیا، اٹ مینس کہ اپنے نشانے پر جا کر لگی۔ یمنی آرمی نے کہا ہے کہ یہ غزہ میں ہو رہے قتل عام کا جواب ہے۔ ایئرپورٹ پر حملے کے بعد تمام فلائٹس روک دی گئیں کچھ دیر کے لیے۔ یمن نے حیفا پورٹ کو بھی فیوچر ٹارگٹ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ دھمکی یمن کے حدیدہ پورٹ پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں دی گئی ہے۔ تو یہ تھیں کچھ خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں صاف گوئی اور فیکٹس کے ساتھ۔ آپ ہمارا فیس بک پیج ضرور جوائن کیجئے، آزاد بول انڈیا کے نام سے ہے، آگے پیچھے کوئی نمبر ڈیجٹ کوئی بھی اسپیشل کریکٹر نہیں لگا ہے، آزاد بول انڈیا کے نام سے ہی ہمارا انسٹاگرام پر پیج ہے، انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، اسے بھی آپ جا کر
नया है वो कल ही बनाया, उसे भी ज्वाइन करें। उसमें भी आगे पीछे कुछ नहीं किया है, @आजाद बोल इंडिया लिखना है। और कमाल की बात है, यूट्यूब पर भी हमारा यही नाम है। किसी में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, आपके लिए आसान है। आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करिए। QR कोड हम नहीं दिखाते, लेकिन इस तरीके से आपसे सपोर्ट मांगते हैं कि इन पेजेस को भी और इन अकाउंट्स को भी आप जैसे शानदार लोगों ने कामयाब बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।